नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द अपडेटेड यूथ पे। दोस्तों, सरकार ने जो भी बैंकिंग नियम हैं उनमें कुछ बदलाव किए हुए हैं। इस साल 9 अगस्त 2024 को इसके लिए एक बिल भी पार्लियामेंट में पेश किया गया था, जो कि लोकसभा में पारित भी हो गया है वो बिल। तो उसके ज़रिए क्या बैंकिंग के नियम बदले हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के ज़रिए बात करेंगे। तो दोस्तों, जो लोकसभा है जिसे हम लोग लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं, वहाँ पर विंटर सेशन के दौरान ये जो द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 है, इसे पेश किया गया था और लोकसभा के द्वारा इसे पारित भी कर दिया गया है। ये जो बिल है 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था और इस बिल को सबसे पहले जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा उनकी 2023-24 की बजट स्पीच में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों, सरकार ने जो सबसे बड़ा और सबसे अहम चेंज किया है वो ये है कि अभी तक जो भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, वो अपने अकाउंट के लिए एक ही आदमी को, एक ही इंडिविजुअल को अपना नॉमिनी बना सकते थे। लेकिन अब से ये नियम बदल दिया गया है। इसकी जगह पर एक बैंक अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंडिविजुअल्स को नॉमिनी बना सकता है। यानी अपने जो भी सेविंग या फिक्स डिपॉजिट्स हैं या करंट अकाउंट हैं, उनके लिए 4 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोविड-19 के समय पर कुछ ऐसी समस्याएँ खड़ी हुई, जिसकी वजह से फंड ट्रांसफ़र में या डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखनी पड़ती थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के समय पर लोगों की मौत बहुत ज़्यादा हो रही थी और उस समय पर एक ये सिचुएशन देखी गई कि जो बैंक अकाउंट होल्डर है, उसकी भी डेथ हो गई और उस अकाउंट होल्डर ने जिसको नॉमिनी बनाया था उसकी भी डेथ हो गई। तो जब नॉमिनी की भी डेथ हो गई, अकाउंट होल्डर की भी डेथ हो गई, तो फिर आखिर ये पैसा मिलेगा तो किसको मिलेगा? और उनकी फैमिली अगर ये पैसा लेना भी चाहे तो क्या करना होगा? कैसे क्या हो चीज़ें होंगी? उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी, फंड डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर एक नया नियम ये ला दिया है कि एक बैंक अकाउंट होल्डर अब 4 इंडिविजुअल्स को नॉमिनी बना सकता है। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि अगर एक नॉमिनी अवेलेबल नहीं है तो दूसरे नॉमिनी को पैसा मिल सकता है, दूसरा नहीं अवेलेबल या तीसरे को मिल सकता है, तीसरा नहीं अवेलेबल तो चौथे को मिल सकता है। तो ये जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो प्रोसेस है आफ्टर द डेथ ऑफ एन अकाउंट होल्डर, ये काफ़ी ज़्यादा हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो नॉमिनी बनाने का प्रोसेस है, ये किस तरीके से बनाया जाएगा और जो पैसा होगा अकाउंट होल्डर के अकाउंट में, वो आफ्टर द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर किसको मिलेगा, कौन से नॉमिनी को मिलेगा। तो यानी सबसे बड़ी बात आती है मेथड की। तो यहाँ पर सरकार ने इसके लिए 2 मेथड तैयार किए हैं। एक है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन और दूसरा है सक्सेसिव नॉमिनेशन। तो पहले बात करते हैं साइमल्टेनियस नॉमिनेशन की। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग जितने भी नॉमिनीज़ हैं, उन नॉमिनीज़ को एक फिक्स्ड परसेंटेज शेयर अलॉट कर दिया जाएगा और उस फिक्स्ड परसेंटेज शेयर में ही वो नॉमिनी उस अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। यानी जैसे एक अकाउंट होल्डर है और उसने ABCD 4 लोगों को नॉमिनी बनाया अपना और ये डिक्लेयर कर दिया कि आफ्टर द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर जो ए है वो 20% अमाउंट ऑफ द अकाउंट रिसीव करेगा और जो बी है वो 30%, सी 10% और जो डी है वो 30% रिसीव करेगा। तो इस कंडीशन में जो भी परसेंटेज फिक्स किया गया है वही परसेंटेज नॉमिनीज रिसीव कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, इसे साइमल्टेनियस नॉमिनेशन बोलते हैं। दूसरा तरीका है सक्सेसिव नॉमिनेशन का। सक्सेसिव नॉमिनेशन में एक प्री डिफाइंड ऑर्डर सेट किया जाएगा नॉमिनी का। यानी जैसे ABCD 4 नॉमिनी हैं, तो उनमें से एक ऑर्डर सेट किया जाएगा बाय द अकाउंट होल्डर, जिसके अकॉर्डिंग जैसे पहले उसने ए को रखा, फिर उसके बाद बी को, फिर सी को, फिर डी को। तो इस कंडीशन में सबसे पहले अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद ए को पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अगर ए भी अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद बी को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बी की जगह सी या डी को दे दिया जाए। अगर बी नहीं अवेलेबल है तो फिर सी को, सी नहीं अवेलेबल है तो डी को। यानी एक जो ऑर्डर सेट किया जाएगा उस ऑर्डर में ही नॉमिनीज सेट होंगे। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अहम बदलाव किया गया है सरकार के द्वारा, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि कोई भी पर्सन अगर किसी बैंकिंग कंपनी में डायरेक्टरशिप को रेज़ करना चाहता है, तो उस डायरेक्टरशिप को रेज़ करने के लिए उसे एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मेंटेन करना होगा।
ये जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ये किसी भी कंपनी में 5 लाख रुपए तक की या 5 लाख रुपए से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग मेंटेन करने पर मिलता है। कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी में 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर्स या फिर उस कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल के 10% के बराबर शेयर होल्डिंग रखता है, उतने रुपए के बराबर शेयर्स खरीद रखे हैं, 5 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो पर्सन उस कंपनी में एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है। तो इसी के लिए यहाँ पर जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का जो थ्रेशोल्ड था वो पहले 5 लाख रुपए था, जो कि लगभग 6 दशक से 6 डिकेड से मेंटेन किया हुआ है। यानी 1968 में इसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था और उस समय पर 5 लाख रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 5 लाख रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन किसी बैंकिंग कंपनी में अगर अपनी डायरेक्टरशिप मेंटेन करना चाहता है तो उसे सबसे पहले सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मेंटेन करना होगा। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मेंटेन करने का मतलब ये हुआ कि उस पर्सन को 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग रखनी पड़ेगी उस बैंकिंग कंपनी में, तभी जाकर के उसकी डायरेक्टरशिप रेज होगी। और ये जो थ्रेशोल्ड है ये वो अकेला भी मेंटेन कर सकता है या फिर उसके जो भी रिलेटिव्स हैं या जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके द्वारा कलेक्टिवली भी मेंटेन किया जा सकता है। यानी जैसे एक पर्सन है ए, उसने एक कंपनी में किसी बैंकिंग कंपनी में 2 करोड़ या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग कर रखी है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। या फिर उस पर्सन ने अकेले 2 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग ना मेंटेन करके कुछ अपने नाम शेयर्स, कुछ अपनी वाइफ के नाम, कुछ अपने बच्चों के नाम के शेयर्स खरीद के उस कंपनी में डाल दिए, तो ये टोटल जो फैमिली की शेयर होल्डिंग है वो मिल करके अगर 2 करोड़ या उससे ज़्यादा के ऊपर जाती है, तो भी हम बोल सकते हैं कि उस बैंकिंग कंपनी में उस पर्सन की एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बनता है, जिसके बेसिस पे बैंकिंग डायरेक्टरशिप रेज हो सकती है उस पर्सन की। तो ये जो थ्रेशोल्ड था सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का, ये पहले 5 लाख रुपए था, अब सरकार ने बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि सही भी है। और ये थ्रेशोल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब एक नोटिफिकेशन के जरिए चेंज भी कर सकती है। इसके अलावा सरकार ने बैंकों को एक ये भी सुविधा दे दी है कि बैंक अपने ऑडिटर का जो भी रेम्यूनरेशन है वो खुद ब खुद डिसाइड कर सकती हैं। अभी तक क्या होता था कि जो बैंकों में ऑडिटिंग होती थी उनके ऑडिटर्स का जो भी रेम्यूनरेशन होता था उसे आरबीआई के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके डिसाइड किया जाता था, और जो भी आरबीआई डिसाइड करती थी उस हिसाब से ही रेम्यूनरेशन पे करना पड़ता था टू द ऑडिटर्स। लेकिन अब इसे बदलकर ये कर दिया गया है कि जो बैंक हैं वो खुद ब खुद अपने ऑडिटर्स के रेम्यूनरेशन को डिसाइड कर सकती हैं। इसके अलावा जो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेडलाइंस हैं वो 15th और लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ डिसाइड की गई हैं, जो कि पहले सेकंड और फोर्थ फ्राइडे हुआ करती थी। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। असल में होता क्या है कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स को आरबीआई के पास एक सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये हो गया कि जो भी बैंकों के पास डिपॉजिट्स आते हैं उसका कुछ परसेंट हिस्सा आरबीआई के पास सेव करके रखना पड़ता है, ताकि कभी भी बैंकों को ज़रूरत पड़े तो आरबीआई उस पैसे को उस बैंक को रन करने में यूज़ कर सके। तो अब ये जो सीआरआर है ये निकाला कैसे जाता था, इसको मेंटेन करने के लिए जो भी एवरेज डेली बैलेंस होता था बैंकों का, वो एवरेज डेली बैलेंस कब से कब तक का, एवरेज डेली बैलेंस वो सैटरडे से लेकर के जो सेकंड यानी मंथ का पहला सैटरडे उससे लेकर के जो सेकंड फ्राइडे पड़ता है, इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी एवरेज डिपॉजिट्स आते थे, एवरेज डेली बैलेंस होता था बैंक के पास, उसका जो भी परसेंट सीआरआर मेंटेन करने को बोलती थी बैंक, उतना सीआरआर बैंकों को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता था। और फिर उसके बाद जो सेकंड फ्राइडे के बाद जो सैटरडे पड़ता था, उस सैटरडे से लेकर के जो लास्ट हमारा फोर्थ फ्राइडे पड़ता है मंथ में, उस फ्राइडे तक के टाइम पीरियड, यानी जो सेकंड फ्राइडे के बाद सैटरडे पड़ता है उस सैटरडे से लेकर के फोर्थ फ्राइडे तक के टाइम पीरियड की एवरेज डेली बैलेंस के बेसिस पे अगेन सीआरआर की कैलकुलेशन करके आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता था।
यानी रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करनी होती थी बैंकों को। तो इसे अब बदल दिया गया है। इसे क्यों बदला गया है? क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये थी, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा मंथ है, मंथ की पहली तारीख को सैटरडे पड़ गया। अगर पहली तारीख को सैटरडे पड़ गया तो सेकंड फ्राइडे आने तक 13-14 दिन बीतेंगे। 14 दिन बीतेंगे, उसके बाद 14 तारीख की फोर्थ नाइट तक जो भी टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में यानी इन 14 दिन के टाइम पीरियड में जो भी एवरेज डेली बैलेंस मेंटेन हुआ है, उस एवरेज डेली बैलेंस का सीआरआर मेंटेन करना होगा बैंक को आरबीआई के पास। फिर उसके बाद अब 15 तारीख को हमारा फिर से सैटरडे पड़ा, फ्राइडे के बाद, सेकंड फ्राइडे के बाद 15 तारीख को सैटरडे पड़ा, उसके बाद 28 को फोर्थ फ्राइडे पड़ गया। 28 को फोर्थ फ्राइडे पड़ गया तो 28 की फोर्थ फ्राइडे को जाकर के जो भी रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करनी होती है बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास, वो करती हैं जाकर के। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब लगेगा तो नेक्स्ट मंथ की फिर पहली तारीख से लेकर के जो सेकंड फ्राइडे पड़ेगा, उस टाइम पीरियड के एवरेज बैलेंस के बेसिस पे रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इसमें दिक्कत ये आई कि यहाँ पर हमारा सेकेंड फ्राइडे 14 को पड़ गया, फोर्थ फ्राइडे 28 को पड़ गया, और मंथ है अगर 30 या 31 का, तो हमारे 2 और 3 दिन ये बेकार हो गए। ये 2 और 3 दिन किसी भी कैलकुलेशन में नहीं यूज हुए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती थी। इसलिए जो यहाँ पर फोर्टनाइट है, फोर्टनाइट की मीनिंग बैंक ने चेंज कर दी है। फोर्टनाइट की मीनिंग अब सैटरडे टू सेकेंड फ्राइडे एंड फिर नेक्स्ट सैटरडे टू फोर्थ फ्राइडे बदल करके मंथ के पहले दिन से 15 तारीख वाले दिन तक का पहला फोर्टनाइट माना जाएगा, और 16th डे से लेकर के लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ये सेकेंड फोर्टनाइट माना जाएगा। इन 2 फोर्टनाइट्स के बेसिस पे ही रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करनी होगी बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास। यानी अब से जो भी महीने की पहली तारीख होगी, पहली तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जो भी टाइम पीरियड है, इसके एवरेज डेली बैलेंस के बेसिस पे सीआरआर मेंटेन करके रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करनी होगी बैंकों को आरबीआई के पास। और फिर उसके बाद 16 से महीने की आखिरी तारीख तक का जो भी टाइम पीरियड है, उसके बेसिस पे रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे ये 2 और 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहे थे, ये बेकार नहीं हुए, ये भी यूज में आ गए। इनमें भी जो भी डिपॉजिट्स हो रहा था उसकी भी कैलकुलेशन हो रही है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव किया गया है बैंकों के अंदर। इसके अलावा द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट ऑफ 1970 एंड 1980 ये प्रोवाइड करता है कि जो भी अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड है, उसे एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, अब से ये कर दिया गया है कि जो भी किसी भी पर्सन का 7 साल का अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड या इंटरेस्ट है, तो उसे एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की जगह पर आईईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी अगर कोई भी अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड पड़ा हुआ है तो उसे इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड आईईपीएफ में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और उसके बाद जब चाहे तब वो पर्सन इस आईईपीएफ अकाउंट से इस अपने अनक्लेम डिविडेंड को निकलवा सकता है, रिफंड करवा सकता है। यानी एक पर्सन है, उस पर्सन ने किसी कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं, उन शेयर्स पे उसको डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड लगभग 7 साल से अनक्लेम्ड है, बैंक में ही पड़ा हुआ है, उसे नहीं निकाला गया, नहीं यूज़ किया गया। तो फिर 7 साल के बाद उसे आईईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जब भी पर्सन को ज़रूरत होगी तो वो आईईपीएफ से क्लेम करवा सकता है, रिफंड करवा सकता है अपने डिविडेंड को। इसके अलावा ये बिल प्रपोज करता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स के नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं, उनका जो टेन्योर है वो पहले 8 साल तक का था, अब उसे बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है, ताकि हम अलाइन कर सकें विद द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2011, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। यानी जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर हैं, उसमें से हम चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर्स को अगर हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, तो बाकी जो डायरेक्टर्स बचे उनका टाइम पीरियड 8 साल की जगह पर बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है उनका टेन्योर। और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो ये प्रोहिबिट करता है कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स हैं, वो एक बैंक के बोर्ड पे सर्व करते हुए किसी दूसरे बैंक के बोर्ड पे सर्व नहीं कर सकते।
ये जो रूल है ये उन डायरेक्टर्स के ऊपर नहीं अप्लाई होता है जो भी डायरेक्टर्स आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो ये जो बिल है ये बिल इस रूल को आगे भी एग्जेम्प्ट करवाता है कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर के ऊपर, यानी जो भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर हैं वो भी इस एग्जेम्पशन का फ़ायदा ले सकते हैं अब से। वो भी किसी एक बैंक के डायरेक्टर के बोर्ड पे सर्व करते हुए किसी दूसरे बैंक के डायरेक्टर के बोर्ड पे सर्व कर सकते हैं। यानी अगर कोई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर है तो वो किसी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर के बोर्ड के बेसिस पे भी काम कर सकता है, वहाँ पर भी वो सर्व कर सकता है। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जिनको बदल करके अब नया कर दिया गया है, उनमें क्या चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। इन सभी चेंजेस को करने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं उन्होंने टोटल 19 अमेंडमेंट्स किए हुए हैं, और वो 19 अमेंडमेंट्स करने के लिए उन्होंने ये जो भी गिवन रूल्स हैं, जो भी एक्ट्स हैं, उनमें बदलाव किया। जैसे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, Banking Regulation Act 1949, State Bank of India Act 1955, Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970 and Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1980। इतने एक्ट्स में बदलाव करके लगभग टोटल 19 अमेंडमेंट्स करके इन सभी नए रूल्स को लाया गया है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए आपको वो सारी बातें समझ में आई हों जो भी नए नियम चेंज किए गए हैं, जो भी नए नियम लाए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। धन्यवाद।